नमस्कार। स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, पर्यावरण प्रेमी और पेड़ वाले गुरुजी के नाम से जो प्रसिद्ध है, धन सिंह घरिया जी। गुरुजी, आपका सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में, और आपके द्वारा जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पे जो विभिन्न विषयों को लिया जाता है, और इससे दूर दूर तक लोगों को इस प्रकार की जानकारी रहती है जिन चीज़ों की लोग आज कल्पना भी नहीं करते हैं। जी, सबसे पहले आपका एक छोटा सा परिचय, क्योंकि ये परिचय जानना जरूरी। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक छोटा सा परिचय आप अपना बताएं। मैं मूलतः एक शिक्षक हूँ और धन सिंह घरिया के नाम से मैं जाना जाता हूँ, और आज पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के बाद आज मुझे समाज पेड़ वाले गुरुजी के नाम से जानती है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से एक नाम मिला हुआ, उसके साथ लोगों तक ये विचार भी पहुँचे कि आखिर ये पेड़ वाले गुरुजी हैं क्यों। तो हमारा एक नैतिक उद्देश्य ध्येय भी बनता है कि समाज को इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था से जोड़ें, जिससे कि लोग धीरे धीरे इस प्राकृतिक अवस्था को समझ सकें और अपना नैतिक जिम्मेदारी भी इन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दें। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप एक पर्यावरण प्रेमी के नाम से पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में आप विख्यात हो रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है, और अभी तक पर्यावरण के क्षेत्र में आप क्या क्या काम कर चुके हैं? प्रेरणा हमेशा समाज से ही मिलता है, और जब तक हम अपने में जागरूक नहीं होंगे, हमें बहुत सारी चीज़ सुनाई और दिखाई नहीं देती है, तब तक हम इन चीज़ों तक पहुंचते भी नहीं जी। तो समाज की आने वाले भविष्य में क्या आवश्यकता है, ये हमारी संवेदनशीलता से भी जुड़ी होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश में मुख्य रूप से चमोली जिले के अंदर ही हमारे इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ हो प्राकृतिक रूप से, जैसे हमारे पास गौरा देवी जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, तो इनसे क्योंकि हमारे नज़दीक के क्षेत्र के हैं, तो बहुत सारे बार इनके विचारों से, इनके कार्यों से अवगत होने का मौका मिला। तो हमें भी ऐसा लगता है कि यदि ये लोग, गौरा देवी जी से एक शख्सियत जिनके पास किसी प्रकार का किसी ज्ञान की, किसी पुस्तक की इस प्रकार की ज्ञान नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उनका इतना था कि प्रकृति के प्रति हम कितना नज़दीक जाएं और वो आवश्यकता हमारी पूरी कैसे करें। लेकिन आज हम इतने शिक्षित हो गए, बहुत विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं से, विभिन्न प्रकार के ज्ञान से अवगत होते हैं, और सोशल मीडिया में इतनी सारी जानकारी हमें मिलती है, लेकिन यदि हम इन चीज़ों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन चीज़ों के साथ नहीं जोड़े, तो शायद हमारा इस प्रकार का शिक्षा शायद निरर्थक है। जी गुरुजी, और अब बात आती है गुरुजी कि आपका जो अभी तक का कार्य क्षेत्र रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है, और आगे क्या मिशन आपका है? हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाएं, बल्कि उनको ग्रो करने के बाद एक जंगल में कन्वर्ट करें। और हमने विभिन्न स्थानों पर, मुख्य रूप से मैं 17 साल पोखरी में रहा, और वहाँ पर शिक्षा के साथ हमने सामाजिक स्तर पर भी काम करने की कोशिश की। गांव के ग्रामीण स्तर पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिससे कि उन लोगों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विभिन्न तत्वों से जोड़ा जा सके। और विभिन्न प्रकार के हमने जंगल बनाए, जिसमें मुख्य रूप से उनकी आवश्यकता चारा पत्ती। यदि उन पौधों को हम उनकी आवश्यकता के, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन पौधों को लगाएं, तो वो लोग भी मदद करने में, उनको बढ़ाने में, उनको सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित हो सकते हैं। जहाँ पर बंजर भूमि थी, हमने वहाँ पर देवदार, सुराही, अखरोट, और सड़क के किनारे भी हमने पेड़ पौधों को लगाया, जिससे कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो पेड़ भी हमारा काम आ सके। तो सदियों से, राजा महाराजाओं के काल से भी हमने देखा कि सड़कों के किनारे लोग फलदार वृक्ष लगाते थे। तो इस प्रकार की विचारधारा हमको भी उनसे उतार लेना चाहिए, उनके पच्चनों के हमको भी चलना चाहिए। जैसे आज देखते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, अंधाधुंध से देर रात तक चलती रहती हैं। कभी कभी लोग इस प्रकार से उन चीज़ों का ध्यान भटक जाता है। तो सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, तो वो हमारी रक्षा भी करेंगे और हमारी गंतव्य तक पहुंचने में हमें मदद भी साबित कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अब जैसे कि बैनर पे लिखा हुआ है और स्लोगन दिया गया है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है, उसका कागज बनाता है और उस पर लिखता है कि पर्यावरण बचाओ। ये जो प्रेरणादायक स्लोगन है, इससे आप कैसे जो है लोगों को आगे अवेयर कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने उद्देश्यों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हमें पता है कि हमारी सारी आवश्यकताएं इसी धरती से पूरी होती हैं, और
पेड़ पौधों से हमारा सबसे नज़दीक का नाता है, और जितने भी प्रकार के हम मनुष्य प्राणी जीवित है वो ऑक्सीजन लेता है उससे पेड़ पौधों से लेता है, और हमारे अंदर से जितने भी अवशोषित जो गैसेज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे के सारे पेड़ पौधे ले लेते हैं, इसलिए हमारा सबसे नज़दीक का मित्र है। और यदि जब हम इस स्लोगन को लेके बताएं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य भी होना चाहिए, देश के अंदर विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, अभियान चलते हैं, उस दौरान हम किसी न किसी प्रकार से किसी उद्देश्य के दृष्टिकोण से एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि उसकी रक्षा भी करें, और आने वाले भविष्य में ये हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता भी होगा, बहुत अच्छा मित्र भी होगा, जिसको हम हालांकि बहुत उस दृष्टिकोण से देखते नहीं है। ये हमसे पेड़ पौधे हमसे कोई लेते नहीं है, बल्कि हमें सारी की सारी आवश्यकताएं इन पेड़ पौधों से मिलती है, चाहे खाना हो, छाया हो, फल हो, ऑक्सीजन हो जी। तो हमारा उद्देश्य ये बनता है कि इनको जरूर बचाएं। अच्छा गुरु जी, आजकल जैसे एक फैशन चल पड़ा है कि लोगों ने पेड़ लगाया और सेल्फी ले ली, लेकिन पेड़, मैं समझता हूँ कि पेड़ लगाने से ज़्यादा उसका संरक्षण करना जरूरी है, तभी ये जो फलीभूत हो सकता है। आपका क्या विचार है? हमारा एक नैतिक उद्देश्य भी होता है, आप लोग जहाँ भी किसी भी ओकेजन पे पेड़ लगाएं, लेकिन सेल्फी खींचने के बाद, उसको लगाने के बाद आप उसके पास जरूर जाएं। पेड़ पौधों का बहुत नज़दीकी का एक अटैचमेंट मनुष्य प्राणी से होता है, यदि आप उसके पास बार बार जाते हैं तो उसके अंदर भी खुशी होती है और वो ग्रो करता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमने बहुत सारे पेड़ हमने भी लगाए लेकिन वो होते ही नहीं है। होंगे कैसे? जब तक आप उनको देख रेख नहीं करेंगे, बार बार उनके पास नहीं जाएंगे, तो एक ह्यूमन अटैचमेंट आप उनको देंगे नहीं, तब तक वो पेड़ बढ़ नहीं सकते हैं। और हमें फिर इसी प्रकार से हम लाखों पेड़ पौधे लगा देते हैं, लेकिन अंत हमारे नेक्स्ट बार हमको फिर से वो जमीन खाली दिखती है। इसका मतलब ये है कि हमें किसी न किसी प्रकार से उनका संरक्षण करना चाहिए, और संरक्षण करने से ही वो हमें आने वाले भविष्य में एक पेड़ के रूप में दिख सकते हैं। मुझे जैसे कि देखा जाता है कि मतलब पेड़ लगाने की जहाँ तक बात होती है तो लोग, फिर मैं वही बता रहा हूँ कि सेल्फी तक ही सीमित हो जाते हैं। तो क्या हम इन पेड़ों की जो है नर्सरी से लाकर हत्या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ना कर रहे हैं। होता क्या है कि जब मनुष्य भी एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे भी उस नए वातावरण में कुछ समय तक असहज महसूस होता है जी। हम ये कोशिश करें कि जैसे हमारा आशियाना है, हम भी सोते हैं, हमें भी अच्छा बिस्तर चाहिए होता है और अच्छा वातावरण हमें भी चाहिए होता है। तो हम उस पेड़ पौधों को थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि हम गोभी का पौधा तो नहीं लगा रहे, हमें थोड़ा सा कम से कम 1 फीट नीचे गड्ढा खोद के उसके अंदर कंक्रीट पत्थर जितने भी वो सारे निकालें, मिट्टी अच्छी तरीके से बनाएं, गोबर उसमें अच्छी तरह से मिक्स करें और उस पौधे की जड़ को पूरी अच्छी तरीके से जगह देंगे, ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा और बढ़ेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, हमको ऐसा लगता है कि इस मिट्टी में आके हाथ डालेगा कौन। जब तक आप मिट्टी में हाथ नहीं डालेंगे, उस पेड़ से आपका नाता जुड़ेगा कैसे? आपको पेड़ लगाना है तो उसकी वास्तविक आवश्यकताओं को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये अच्छी तरीके से जमेगा कैसे। जी निश्चित तौर पर। और गुरु जी, अब बात आती है कि तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं वो भी जो है इस पर्यावरण बचाने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों को जो है अच्छी तरह से निभा पा रही हैं। उसके कारण जो है एक विकृति जो है इस पर्यावरण में आने शुरू हो गई है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? हम सभी मानव प्राणी जितने भी प्रकार के जितनी जागरूक संस्थाएं हैं, अभियान चलाते हैं, हम सभी को प्रकृति के प्रति एक बहुत नज़दीकी का संवेदनशीलता जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम इन अभियानों को सफल भी बना सकते हैं। हमें सिर्फ कुछ निश्चित बिंदुओं तक ही सीमित नहीं रहना है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हमने एक अभियान को मूविंग की और वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार से उसकी रिजल्ट भी देखना पड़ेगा। जब तक आप रिजल्ट नहीं देखते हैं तो हमारे फिर आंकड़े किसी प्रकार से वो सीमित बिंदुओं तक सीमित रहते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर इस प्रकार से एजेंसी का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कहीं भी करें, थोड़ा सा लगाएं, सीमित मात्रा में लगाएं। जरूरी नहीं आप लाखों करोड़ों में चले जाएं, सीमित मात्रा में करें, लेकिन उन पेड़ पौधों की रक्षा करने की, और जिससे कि हमको ऐसा लगेगा कि आपको भी खुशी होगी, आप किसी को भी इस प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश, आप अपनी भी विरासत बनाते हैं, आपकी विरासत आपको अच्छी तरीके से दिखे तो वो भी अच्छी लगती है। तो नेचर के प्रति हमारी संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। मतलब एक ह्यूमन टच जो है पौधों को देने की जरूरत है, पेड़ों को देने की जरूरत है, तभी ये फलीभूत बिल्कुल चल ही रहा है। नहीं, ये जब अभियान को हमने शुरू दिया तो ये अविरल चल रहा है। यहाँ पर नए नए विचारों से नए नए लोगों तक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
जिससे कि लोग इन चीज़ों को समझ भी सकें। इस प्रकार से एक फ्लैक्स बना देने से, एक विचार देने से हम सीमित बिंदु तक अपने को नहीं रोके। जी। जब धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि इस प्रकार से एक व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से इन पर्यावरणीय विचारों को जोड़ रहा है, तो हमें भी किसी न किसी प्रकार से जोड़ना चाहिए। और इसके तहत सिर्फ पर्यावरणीय के दृष्टिकोण से सिर्फ पेड़ और पौधे ही नहीं है, बल्कि जंगलों में अंधाधुंध इस प्रकार से आग लग जाते हैं। हम रोज अपने दैनिक जीवन में जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनसे जो रैपर्स निकलते हैं, हम अपने आसपास के जो नदी नाले गदेरे इस प्रकार से चल रहे हैं, उसके आसपास हम गंदगी को उधेड़ देते हैं और गंगा नदी के हवाले सुपुर्द कर देते हैं। आखिर इन लोगों के विचारों से, इन विभिन्न स्तरों के विचारों से भी हमको अवगत होना पड़ेगा, जिससे कि हम सिर्फ पेड़ की बात नहीं करें, बल्कि प्राकृतिक अवस्था में जितने भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अन्य जो उसके तत्व हैं, उनसे भी हमको आज जानकारी लेनी और उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जी अब बात हम करेंगे कि जो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा सिरदर्द हो गया है वो बन गया है पॉलीथीन। और पॉलीथीन भी जो है मानव ने ही जनरेट किया है और आज हमारी आवश्यकताओं में वो शामिल हो गया है। बात आती है सिर्फ पॉलीथीन हटाओ, लेकिन पॉलीथीन सिर्फ कैरी बैग ही हटाने से जो है काम चल जाएगा क्या? टॉफ़ी का रैपर या जो तमाम सामान आ रहा है वो जो है पॉलीथीन नहीं है। इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है? हम किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार से किसी चीज़ को खाने या प्रयोग करने से तो हर किसी को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के अभियान एक सीमित स्तर तक ही होंगे तो शायद ये भी सफल नहीं हो सकता है। तो हम कोशिश ये करें, हम जब कहीं पे भी जाते हैं, चाहे स्कूलों के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में जाने का मौका मिलता है, तो हम लोग ये करते हैं कि आप पॉलीथीन को इकट्ठा करें, लेकिन अपनी प्राकृतिक अवस्था, अपनी स्थलीय निरीक्षण के लिए, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए आप उसको आग के हवाले नहीं करें। जी। हम उसका निस्तारण करने की कोशिश। आज दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है जी। लेकिन हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए हम धरती में पॉलीथीन इकट्ठा, कागज कूड़ा इकट्ठा करके उसको फायर कर देते हैं, आग लगा देते हैं। आग नहीं लगाए। यदि हम धरती को साफ कर रहे हैं तो हम क्लाइमेट को गंदा कर रहे हैं। वो सारा का सारा वो हमारा गैसेज जितने हैं, ऑक्सीजन है, वो सारा का सारा गंदा हो रहा है। तो हम एक स्तर से को ठीक करें, दूसरा गड़बड़ करें। इस प्रकार का एक मानव जाति के लिए शायद खतरा है और वो अच्छा भी नहीं है। तो हम कुछ इस प्रकार का अभियान भी चलाए। आज बहुत सारे स्थानों पे बहुत सारे इस प्रकार के एजेंसियां काम कर रही है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल आपसे ले रहे और उनसे वो विभिन्न प्रकार के रिसाइकलिंग हो रही है और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से, कुर्सी टेबल इस प्रकार से बन रहे हैं। तो हमने भी इस प्रकार से एक अभियान चलाया है कि आप उन पॉलीथीन प्लास्टिकों को प्लास्टिक की बोतलों में बंद करके आप इको ब्रिक बनाएं। कहीं पे आपको पत्थर ईंट की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप इको ब्रिक्स लगा के उसको आप, एक तो आपका कूड़ा का निस्तारण हो गया, दूसरा आपका इस प्रकार से वो खुले में स्थान में भी दिखेगा नहीं, और अच्छा सा एक डेकोरेटेड एक इको ब्रिक्स से आपका एक अच्छा मंच भी बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगा, आपकी कोई दीवार भी बन जाएगी। तो इस प्रकार का हमको उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आने वाले समय में किसी प्रकार से हम पॉलीथीन को दोष न दें। हम किसी आम व्यक्ति को, छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि इस पॉलीथीन में क्या नुकसान है, उन्होंने उसके अंदर का खाया, बाकी उनको लगा कि वेस्ट है, फेंक दिया। हमने उस आधार स्तंभ तक, उस बच्चे तक के अंदर एक प्रकार का एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट देना है कि इससे आने वाले भविष्य में यही धरती खराब होगी। यही धरती वो है जहाँ से हमारी सारी की सारी आवश्यकताएं, सिर्फ मनुष्य प्राणी की नहीं, जितने भी इस धरती पे प्राणी सभी की आवश्यकता की पूर्ति इसी धरती से होती है। जी जी। और गुरु जी अब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है कि अब कई संस्थाएं, कई जो है जैसे वन विभाग या तमाम जैसे नगर पंचायत, नगर निगम या अन्य भी जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो लोग, आम आदमी ये कहता है कि नगर निगम ने जो है यहाँ पॉल्यूशन फैला रखा है, पॉलीथीन फैला रखी है, कूड़ा नहीं उठाया है, या जो है वन विभाग के पर भी दोषारोपण होता है। तो क्या एक आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है पर्यावरण को बचाना? हम सभी को इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। वन विभाग में सीमित लोग हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी सीमित लोग हैं। हम उनका सहयोग भी करें।
हम सिर्फ कूड़ा छुपाने वाले नहीं बने। आप शहरों में आप देखते हैं कि आपके पास कितने भी कूड़ा होता है, रैपर भी होता है, कागज भी होता है और सब्जी की वेस्ट मटेरियल, हम सारे के सारे बांध के उसको फेंक देते हैं। वो बेचारा कितना करेगा बताओ ना। वो उस पे एक बेजुबान गाय, बैल, इस प्रकार से कुत्ते, इस प्रकार से न मालूम कितने प्राणी सड़कों में घूम रहे होते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छी स्मेल आती है, वो खा देते हैं, जिसके चक्कर में उनके पेट में जाओ तो वो बेचारा गाय भी बीमार हो जाती है, वो भी मर जाती है। तो हम अपने घरों से इन चीजों का निस्तारण करें। हर किसी को आज सरकारी संस्थाएं, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को 2-2, 3-3 डस्टबिन मिले हुए। आखिर कौन इन चीजों को समझेगा? हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कि विभिन्न स्थानों पर ग्राम पंचायतों को अलग अलग इस प्रकार से शेडिंग मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कांच वाला अलग, लोहा वाला अलग, प्लास्टिक वाला अलग, प्रत्येक गांव में बन रहा है। प्रत्येक गांव में बन रहा है जी। इन चीजों को कौन समझेगा बताओ। और साथ में कूड़ादान भी मिले हुए हैं, लेकिन लोग उनको जो है कूड़ादान के बजाय पानी और अन्य चीजों में यूज कर रहे हैं। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर सरकार ने इन चीजों को हम तक पहुंचाया क्यों। हम इन चीजों को ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतों में इस प्रकार के जो स्थान बने हुए, यदि वहां पर इस प्रकार का रॉ मटेरियल इकट्ठा होगा, कांच इकट्ठा होगा, लोहा इकट्ठा होगा, वो बेचेंगे तो ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। तो इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास था कोई चीज मैंने फेंक दिया, सारा चीज इकट्ठा किया पॉलिथीन के अंदर। पॉलिथीन के अंदर जब वो सब्जी का वेस्ट मटेरियल हो गया, कागज, पॉलिथीन, उसके अंदर जाएगा, सड़ेगा तो इस प्रकार से गंदी कैसे बनेगी। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर इस प्रकार का कार्य को नहीं सौंपे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण बचाना हम घर में इन चीजों का निस्तारण कर दें। जी। हम जैसे मेरे पास कमरे में तो जितने प्रकार की पॉलिथीन होते हैं, मैं उन चीजों को इकट्ठा कर देता हूँ। मेरा व्यक्तिगत है, मुझे पता नहीं कि इस प्रकार का पॉलिथीन है, मैं इकट्ठा करूंगा तो उसको फैलाऊंगा, नहीं फैलाऊंगा तो मुझे दिखेगा नहीं जी। तो दिखेगा तो मैं क्या करूँ, उसको हीट करूंगा, फिर कोई सोचेगा अरे बहुत सारा हो गया, चलो इनको इकट्ठा करके फूक देते। तो इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम न दे हम लोग। बिल्कुल बुझिए। और एक दोस्तों, जैसे कि मैं तमाम संस्थाओं की बात करूंगा, कई बार जो है सरकार भी जो है इसमें दोषारोपित होती है कि पर्यावरण की जो गोष्ठी होती है, जन जागरूकता की जो गोष्ठी होती है, वो मैंने देखा बड़े हॉलों में बड़े जो है कार्यक्रम उन पे आयोजित किए जाते हैं, लेकिन मैसेज जो है कहीं पहुंचता ही नहीं है। एसी हॉल में जो है आप पर्यावरण की गोष्ठी कर रहे हैं, तो ये क्या जरूरी है इस तरह से, या उस स्थान पर ले जा करके जहाँ को लोगों को पर्यावरण का मैसेज मिले, उस स्थान पर ये जागरूकता करने की आवश्यकता है? आज मुझे बहुत सारे मंचों पर जाने का मौका मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण जैसे विषय हर किसी की जरूरत है जी। और जब पर्यावरण जैसे विषय हमारे समाज में किसी स्थान पर शुरू होता ना, लोग सबसे ज्यादा पहले उसी से बोर होते हैं जी। और जो मंचों में बड़े बड़े विचार कहीं से भी किसी स्थान से आते हैं, कोशिश ये की जानी चाहिए किसी सार्वजनिक स्तर पर इस प्रकार से बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाए, जहाँ पर हम 100 को बुलाते हैं, वहाँ 1000 अपने आप आ जाएंगे जी। और बृहत रूप में विभिन्न प्रकार के आयामों से हमको इंट्रोड्यूस करवाएं, वहाँ पर फ्लैग्स लगाएं, वहाँ पर कुछ विशेष व्यक्तियों को बुलाएं, जिससे कि लोगों को लगे कि आखिर लोग यहाँ पर एकत्रित हैं क्यों, किस विषय में बात कर रहे हैं। हो सकता है उसने 10 सुना, 10 में से उसको 2 अच्छा लगा तो इन चीजों को अडॉप्ट करेगा जी। तो इस प्रकार के आयोजन को खुले स्थान पे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अटैचमेंट हो और कुछ इस प्रकार से अट्रैक्शन का कुछ इस प्रकार का कार्य करें, चाहे आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स चलाएं, फ्लैक्स बनाएं, अच्छे दृष्टिकोण बनाएं, कोई अच्छा काम कर रहा है उन चीज़ों को वहाँ लगाएं, तो लोग कम से कम पढ़ेंगे तो सही, देखेंगे तो सही। तो नहीं होगा तो छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छे मैसेज है जी। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने बचा रहे, मैं वहाँ गया था, मैंने इन चीज़ों को देखा, बहुत अच्छा लगा, हमको भी इन चीज़ों को नकल करना चाहिए, उनके साथ हमको भी चलना चाहिए। तो इस प्रकार के शायद प्रयोग हम करेंगे तो शायद ज़्यादा सफल हम इस प्राकृतिक अवस्था में हो सकते हैं जी। मतलब कुल मिला के उसको अट्रैक्टिव बनाने की आवश्यकता है, एक मैसेज देने वाला जो है एक मटेरियल जो है हम इकट्ठा करें जी। और कुछ जो लोग इसमें धरातलीय काम कर रहे हैं जी, उनको जो है वहाँ पर बुला करके उनके विचार बिल्कुल रखने चाहिए, और ये बोरिंग ना हो, ये एक इंटरेस्टेड जो है चर्चा टाइप की हो, तो तब जो है सक्सेस होगा बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, जैसे पर्यावरण एक विषय आता है, तो पर्यावरण में तो हर चीजें आ जाती है, इसमें जैव विविधता आ जाती है, हमारा जो है जैसे पेड़ पौधों का पौधारोपण हो जाता है, या हमारा जो समाज है वो आसपास में किस तरह से स्वच्छता इसको रख रहा है। तो इन सब चीज़ों को एक मंच पर, एक जगह पर
और एक मैसेज के तौर पर कि ताकि आने वाली पीढ़ी भी हमारी इस चीज़ को जो है अवेयर करे, इसको किस तरह से इंटरेस्टेड किया जाए? जहाँ तक जैव विविधता की बात है, जैव विविधता में हम उन चीज़ों को जोड़ते हैं जहाँ पर सारे के सारे स्थलीय प्राणी जितना वो एक निश्चित स्तर पर एक संयुक्त परिवार के रूप में रह सके, उनका एक अटैचमेंट एक दूसरे से हो। सपोज दैट मैंने जो पोखरी में था, मेरे स्कूल के पास मैंने एक मिक्स फॉरेस्ट बनाया था जी, गोदली में। जी। मिक्स फॉरेस्ट बनाने के बाद मैंने उसमें विभिन्न स्तर पर विभिन्न टेम्परेचर के उन पे पौधों को लगाया। तो उससे क्या हुआ था, वहाँ पर फिर सीजनल में तितलियाँ आई, फिर चिड़ियाँ आई, फिर बंदर भी आए, फिर घुड़ काकड़ वो भी आए। फिर हमने क्या किया, वहाँ पर कुछ पानी के तालाब भी बनाए। तो दिन में जिनको पानी इधर उधर नहीं मिलता था, बरसात के टाइम पे हमने उनको रेन वाटर कलेक्ट किया था। वो पानी कभी लंबे समय तक चलता था, आसपास के वातावरण में उन पेड़ पौधों को मिलता, उन जंगली जानवरों को मिलता था। और वहाँ पर जंगली मुर्गे इतने सारे आते थे, हमें भी अच्छा लगता था कि यहाँ पर एक बंजर बिल्कुल बेहद स्थान था, वहाँ पर हमने एक विचार रखा और सारे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको सार्वजनिक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, वन पंचायत में बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं और प्रत्येक को इस प्रकार से छोटे छोटे लक्ष्य दे दिए जाए। तो इन लक्ष्यों से हम प्राकृतिक अवस्था को बचाने में शायद जैव विविधता की वास्तविक बात को हम समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। यदि आप ग्रामीण स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष को बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता के लिए बोले, तो उनको लगेगा ये विषय है कौन सा, कुछ भी नहीं है। सारे की सारी अवस्था वहीं पे, सिर्फ उनको एक निश्चित स्तर पर संरक्षण देने की जरूरत है, जिससे कि हम आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरत हमें आज बायोडाइवर्सिटी की पड़ेगी सर। जी, और एक जो ज्वलंत समस्या आज के किसान को हो रही है सर, कि वो जंगली जानवर उसकी फसल को नुकसान करते हैं, तो ये क्या पर्यावरण का विषय कोई गड़बड़ा तो नहीं रहा है? ये पर्यावरण जो हम असंतुलित कर रहे हैं वो तो नहीं है इसको? आज हम दोष यदि अपने से किसी प्रकार कोई गलत काम करते हैं, दोष हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरे के ऊपर थोप दिया जाए। आज हम अपने खेतों की खुद रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम एक बार खेत जोत दे रहे हैं, उसके बाद हम खेतों की ओर जा ही नहीं रहे। हमें ये नहीं पता कि जंगली जानवर आ कहाँ से रहे, हमें ये नहीं पता कि इस प्रकार की परिस्थितियां उठ कहाँ रहे। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो जंगलों में आज रोज आग लग रही है, सीजनल इस प्रकार से लंबे समय तक आग लग रही है। इसके अंदर जितने भी प्रकार की जो जीव जंतु सारे के सारे बेचारे जल रहे हैं, उनका जो खाद्य पदार्थ है वो खत्म हो रहा है। जब हमने आग लगाई, जंगली जानवर तो आग तो लगाते नहीं, अब नेचुरल भी आग नहीं लगती है। हमने जब देखा, हमने फेस भी किया, जंगलों के आगों को हमने बहुत फेस किया। हम कई दिन तक वन विभाग के साथ रहे, गांव के लोगों को समझाया, आखिर इस प्रकार से अपनी चंद आवश्यकताओं के लिए जंगलों को आग के हवाले मत करो। यदि वहां पर उनको किसी प्रकार खाद्य पदार्थ नहीं होगा तो वो घरों के नजदीक ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज हम बंदर को दोष दे रहे हैं, सुअर को दोष दे रहे हैं, बहुत सारे। हम इस प्रकार से, हमें पता है कि हम मनुष्य प्राणी सारे के सारे प्राणियों में सबसे उच्चतर स्तर पे है। तो हम अपनी खेती के पैटर्न को बदल रहे हैं। पहले जमाने में लोग इस प्रकार के खेतों से, जंगली जानवरों से शिकायत नहीं करते थे। प्रत्येक के घर में अच्छे बड़े बड़े जो कुत्ते होते हैं वो पालते थे लोग। अरे वो हमारी जो वास्तविक जो आवश्यकता थी, हमारी जो जरूरत थी, उसकी वो रक्षा भी करते थे। लेकिन आज घरों में इतने छोटे छोटे लोग कुत्ते पाल रहे हैं, पता नहीं उस कुत्ते को अभी जो घुमाने जाओ, खुद अकेला नहीं जा सकते, उसको भी घुमाने के लिए एक अच्छा आदमी, दूसरा आदमी चाहिए होता है। तो जब तक हम अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को अपने आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, फिर हम वन विभाग को दोषी नहीं देंगे, उत्तराखंड सरकार को या भारत सरकार को दोषी नहीं देंगे, आप अपने जंगली जानवर संभालो। उन जंगली जानवरों के लिए जब हमने कुछ छोड़ा है नहीं, तो वो बेचारे जाएंगे क्या? आखिर उनको भी तो पेट भरना है। तो हम कोशिश ये करें, अपने आसपास गांव में सपोज 100 परिवार हैं, 100 परिवार में मिलजुल कर हम 20 कुत्ते पाल लें, अच्छे कुत्ते पालें, अच्छे नस्ल के पालें, तो आपकी पूरे रक्षा करेंगे। ना भालू नजदीक आएगा, ना बाघ नजदीक आएगा, बंदर तो फिर आ ही नहीं सकता। तो इन दोषों को सिर्फ दूसरे के ऊपर नहीं थोपे, बल्कि अपने स्तर से इन चीजों का निस्तारण भी करें। खेती का पैटर्न बदल दें। आपको किसी प्रकार कोई खेती में फसल फायदा नहीं हो रहा है, आप बदल दो। आप हल्दी आ रहा है, अदरक इतना सारा है, और बहुत सारी चीजें इस प्रकार से जोड़ दो। आज कीवी का उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर हमारे हॉर्टिकल्चर अच्छी मात्रा में लोगों को दे रही है, लेकिन लोग समझे ना उनसे, जहाँ पर जंगली जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो हम अपनी खेती को पैटर्न को बदल दें। आज हिमाचल का जो उदाहरण हम पूरी दुनिया में दे रहे हैं, हम भी उदाहरण बने ना।
जब हम अपने स्तर पर एक व्यक्तिगत रूप से किसी निश्चित काम को नहीं करें, तब तक हम इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार से शिकायत दूसरों से करते रहेंगे। जी गुरुजी, आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक को सर समाज का एक आईना माना जाता है, एक मार्गदर्शक माना जाता है और बच्चों के भविष्य का कर्णधार माना जाता है। गुरुजी, पर्यावरण की शिक्षा अगर विद्यालयी स्तरों पे या जड़ से या जमीनी स्तर से अगर दी जाए तो आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या निकट भविष्य में हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने अपने पाठ्यक्रम में इनको सीमित एक छोटे छोटे पाठों में इसको जोड़ा हुआ है और उच्च शिक्षा में हमने कंपलसरी पेपर को कर दिया कि ये बच्चे क्वालिफाई करेंगे तभी पास माने जाएंगे। इस विषय को हम नीचे स्तर तक भी जोड़ दें ना, नीचे स्तर तक हम व्यवहारिक ज्ञानों से उनको जोड़े। स्कूलों में छोटे छोटे इको क्लब्स बने हुए, आखिर हम इन इको क्लबों का जो उद्देश्य है उसको किस प्रकार से बच्चों तक पूर्ति करवाएं। जी, तो इन चीज़ों को आवश्यक रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले भविष्य में इस प्राकृतिक अवस्था को पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से जाने पहचाने। और जब उसको संवेदनशीलता, एक छोटे से पौधे को उसको दे दिया हमने, एक छोटा सा बीज, बोले बेटा इसको आप एक पौधा बना के दे दो, तो उसको भी लगेगा ये बनेगा कैसे, इसको क्या चाहिए, वो किसी से पूछेगा कि ये बड़ा कैसे होगा, ये फल कब देगा, मैंने इसको तो 2 महीने से पाल रहा हूँ, ये फल कब देगा। तो उसके अंदर से इस प्रकार की जिज्ञासा जब जागृत होंगी तो उसे भी लगेगा एक पौधे को फल देने में 3 या 4 साल लगते हैं, वो 2 या 3 दिन में नहीं देगा, तो वो भी इंतजार करेगा। उस 3 साल तक उसको कैसे जीवित रखना है, हमें जीवित रहने के लिए हमको खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, उसको भी चाहिए। तो जब इस प्रकार की संवेदनशीलता एक दूसरे से हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों को हम सकारात्मक रूप से इस धरातल पर शायद नहीं उतार सकते। बिल्कुल, बच्चों को कुल मिला के जीरो ग्राउंड से उन्हें सिखाने की जरूरत है पर्यावरण की शिक्षा को, ताकि वो भविष्य में जो है इस विषय को गंभीरता से समझ सके। तो गुरुजी, अब आप एक पर्यावरण के क्षेत्र में जो इस तरह से एक शिक्षक होते हुए अपने अमूल्य समय को जो है इसमें लगा रहे हैं और एक मैसेज समाज में दे रहे हैं, समाज के लिए जो है और नई पीढ़ी के लिए खास करके मैं कहूँगा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? हमारी आने वाली भविष्य किस प्रकार से, हमारा कल कितना अच्छा रहे, इसको हमको पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जोड़ना है। और हमारी सारी की सारी आवश्यकता मैंने बताया था कि इसी से होती है। हम एक बीज से किस प्रकार से फलीभूत हो सकते हैं, उन बीजों का हम रोज़ फल खाते हैं, उन फलों को किसी न किसी प्रकार से उसमें सीड निकलते हैं, बीज निकलते हैं। इन बीजों को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं डालें, बल्कि एक बीज से हम पौधे को किस प्रकार से बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति फल खाता है और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा अपने घर में तैयार करे। जी, जब हम अपने घर में तैयार करेंगे तो हमें ज़्यादा अटैचमेंट उसका होगा, ये मैंने तैयार किया, इसमें मेरा अधिकार है और मैं उसे बड़ा करूँगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों से ये विनती है कि एक पेड़ देश के नाम, हम यदि सारे के सारे लोग इस विचार को जोड़ेंगे तो शायद हम प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। जी गुरुजी, आप हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आए और बहुत सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पेड़ वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी अध्यापक धन सिंह घरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ संस्थाओं का, विभाग का और जो कार्यदायी संस्थाएं या जो अन्य लोग इस क्षेत्र में काम करें उनका काम नहीं है, ये काम हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति को और एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई शख्सियत का फिर मिलेंगे, तब नमस्कार।